डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अफवाह प्रतिरूप। अफवाह प्रतिरूप हमने पिछले 2 लेक्चर में भी कवर किया था और आज का जो लेक्चर है उसमें बचे हुए जो 4 प्रतिरूप हैं उनको हम कवर करेंगे। बच्चों, अफवाह प्रतिरूप से क्या अर्थ होता है वो मैं फिर आपको बताती हूँ। अफवाह प्रतिरूप से अर्थ होता है किसी क्षेत्र या प्रदेश में जो वहाँ के अफवाह तंत्र का एक तरह से ज्यामितीय आकार तथा सरिताओं की जो स्थानिक व्यवस्था होती है उसको अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। एक तरह का नदियाँ और उसकी सहायक और उप सहायक नदियों का जिस तरह का एक नेटवर्क या डिजाइन उस क्षेत्र में निर्मित किया जाता है, उस नेटवर्क या डिजाइन को ही अफवाह प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। अब इसमें अफवाह प्रतिरूप में आज हम 4 प्रतिरूप हैं उनको हम समझेंगे। सबसे पहले नंबर पे तो हम देखेंगे कंटकीय, जिसको कि बार्ब पैटर्न के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे हम परनुमा, जिसको पीनट पैटर्न के नाम से जाना जाता है। तीसरे नंबर पे हैरिंग अस्थि, हैरिंग मछली की बोन से मिलता जुलता होता है तो इसलिए हैरिंग बोन, या मनुष्य की जो पसलियां होती हैं तो उसके आधार पे इसको रिब पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। और इसके बाद है प्रच्छन्न, जिसको कि इंटरमिटेंट पैटर्न के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद अनिश्चित, अनिश्चित जो है वो इनडिटर्मिनेट पैटर्न के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद भूमिगत या अंडरग्राउंड पैटर्न। तो इस तरह से हम इन कुछ बचे हुए पैटर्न्स को आज कवर करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले तो मैं कंटकीय प्रतिरूप, कंटकीय प्रतिरूप जिसको कि बाग पैटर्न के नाम से जाना जाता है, ये मुख्य रूप से सरिता अपहरण वाले जो क्षेत्र होते हैं जहां रिवर कैप्चरिंग होती है। अब रिवर कैप्चरिंग जो है वो मेनली यदि हम देखें तो शीर्ष अपर्दन के माध्यम से तो ये होती है युवावस्था में। तो यहाँ पर जैसे मैक्सिमम जो रिवर कैप्चरिंग होती है वो नदियों के द्वारा अपनी यूथफुल स्टेज में ही होती है। इसका एक मैंने फिगर बनाया है बच्चों, इससे हम समझते हैं। जैसे कि ये बीच में जल विभाजक दर्शाया गया है, जल विभाजक के दोनों तरफ से नदियां हैं वो निकल रही हैं। तो एक तरह से, और ये जो मुख्य नदी है जिसको कि अनुवर्ती, प्रधान अनुवर्ती नदी कहते हैं, उससे आकर उसकी सहायक जो पार्श्ववर्ती अनुवर्ती नदी है जिसको अनुप्रस्थ नदी के नाम से भी जाना जाता है, परवर्ती भी कहते हैं, वो इसमें आकर मिल रही है। और दूसरे डायरेक्शन से जो है जल विभाजक के दूसरी दिशा में भी इस तरह से जो नदियां हैं वो प्रवाहित हो रही हैं। अब इसमें जो मुख्य अनुवर्ती नदी है, इस मुख्य अनुवर्ती नदी के द्वारा जो इसकी सहायक नदी है उसका ऊपरी भाग में उसका अपहरण कर लिया जाता है, रिवर कैप्चरिंग कर ली जाती है। इसमें क्या होता है कि ये जल विभाजक के दोनों तरफ की जो नदियां हैं, तो इधर जो दूसरे साइड की जो नदी है वो ज्यादा बड़ी होती है और प्रमुख नदी होती है, तो उसके द्वारा जो निम्न कटाव की प्रक्रिया है वो भी तीव्र गति से होती है, जिसके कारण कि ये जल विभाजक को पीछे धकेलती चली जाती है और इसका जो घाटी है ये नीचे होती चली जाती है, जिसके कारण कि जल विभाजक जब पीछे होता चला जाता है तो दूसरे तरफ जो बहने वाली जो नदी है, सहायक नदी, उसकी घाटी ऊपर रह जाती है। तो ऐसे में ये, इसको हम ए रिवर मान लेते हैं, इसको बे रिवर मान लेते हैं। तो जो अ रिवर जो है ये क्या करती है, ब रिवर के जल को अपने में मिला लेती है। तो इसके परिणाम स्वरूप जो जल है वो विपरीत दिशा में बह रहा है, वो इस नदी में इसका जल है वो बहने लग जाता है। तो एक तरह से ए रिवर बे रिवर को अपहरित कर लेती है, अपहरण कर लेती है। तो ये अपहरण करता जो नदी है वो तो है ए नदी, और जिसका अपहरण हुआ है वो नदी है बे नदी। तो बे नदी जो कि सहायक नदी है, उसको मुख्य जो अनुवर्ती नदी है उसकी घाटी गहरी होने के कारण और उसने जल विभाजक को पीछे धकेलते जाने के कारण ऐसे में बे नदी के जल का अपहरण कर लिया। तो बे नदी का जो जल है वो विपरीत दिशा में बहने लग जाता है और मुख्य अनुवर्ती नदी जो है उसमें ये एक तरह से ये जल है वो शामिल हो जाता है या उसमें समाहित हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ ऐसी जो अपहरित नदी है जिसका अपहरण हुआ है उसकी कुछ सहायक नदियां होती हैं
वो अपने पूर्ववर्ती मार्ग पर ही बहती रहती हैं, जिसके कारण कि वो मुख्य नदी जो है उसकी विपरीत दिशा में बहती है। अब यहाँ पर जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे नंबर के फिगर में देखते हैं, जहाँ सरिता अपहरण की स्थिति दिखाई गई है। ये जो जल विभाजक है, ये इसका एक तरह से शीर्ष अपवर्तन होता रहा और शीर्ष अपवर्तन के कारण ये पीछे हटता चला गया और इसके कारण ये जो ब नदी है, ये इसका जल जो है वो अ नदी में शामिल हो गया। और लेकिन कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि ये नदी की सहायक नदी है ब नदी की। इसके अलावा ये जो सहायक नदियां हैं, इन्होंने अपना बहने का जो मार्ग है वो परिवर्तित नहीं किया। तो ये नदी और ये नदी, ये दोनों जो इसकी सहायक नदियां हैं, ये एक तरह का क्या है, ये कंटकीय सरिता कहलाती हैं, बार्ब्ड रिवर्स कहलाती हैं, जो कि मुख्य नदी की विपरीत दिशा में बहती हैं। और ये जो आपकी एक तरह से ब जो रिवर है, इसका पूरा जो जल है वो विपरीत दिशा में बहने लग गया है। जो इस तरह से हम देखते हैं कि नीचे की तरफ जा रहा था, वो ऊपर की तरफ जाते हुए इस तरह से अ नदी में शामिल हो रहा है यहाँ पर। और जबकि ये वाला और ये वाली जो सहायक नदियां हैं, ये अपने पूर्व जो इनका दिशा है उसी में ही ये प्रवाहित हो रही हैं, जिसके कारण कि एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अपहरणकर्ता जो मुख्य नदी है उसकी विपरीत दिशा में जो बहने वाली नदियां हैं, सहायक नदियां, वो कहलाती हैं कंटकीय सरिता। और इनसे निर्मित जो अपवाह का जो प्रतिरूप है वो कहलाता है कंटकीय अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें बच्चों हमको एक तो ये ध्यान रखना है कि कंटकीय अपवाह प्रतिरूप जो है वो कहाँ बनता है, सरिता अपहरण वाले क्षेत्रों में बनता है। इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी नदियां हैं, इसमें मुख्य रूप से जो सिंधु या गंगा की जो सहायक नदियां हैं, उन्होंने अपने हिमालय क्षेत्र में इस तरह का कंटकीय अपवाह प्रतिरूप विकसित किया है। इसके अलावा इसकी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोसी की सहायक जो नदी है अरुण नदी, वो कंटकीय अपवाह प्रतिरूप को निर्मित करने का सबसे एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट नंबर पे आते हैं परनुमा। परनुमा जो प्रतिरूप है, इसको इंग्लिश में कहा जाता है पिनेट पैटर्न। तो बच्चों इसको आपको दोनों तरह से याद रखना है, इंग्लिश इसकी टर्म भी याद रखनी है। पिनेट पैटर्न से तात्पर्य क्या होता है, ये पक्षी के जो पंख होते हैं उससे मिलता जुलता प्रतिरूप है, इसमें बनता है। और ये प्रतिरूप जो है ये परनुमा प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पत्तियों में जो वेन्स होती हैं, वो नसें जो होती हैं, वो उससे भी मिलता जुलता होता है ये प्रतिरूप। तो इसको हम पक्षियों के पंख और इसके अलावा जो पत्तियों में जो नसें होती हैं उससे मिलता जुलता हम प्रतिरूप के रूप में जान सकते हैं। अब इसमें आप देखिए ये किस तरह के क्षेत्र में बनता है, ऐसे क्षेत्रों में बनता है ये प्रतिरूप जहां पर कि दो पार्श्ववर्ती समानांतर पर्वत, अब समानांतर जो पर्वत है, इन समानांतर पर्वतों के बीच में क्या होती है, इसके बीच में अपनतीय घाटियां होती हैं। तो ये चूंकि ये समानांतर पर्वत जो है वो एक दूसरे के, दो समानांतर जो पर्वत है वो एक दूसरे से ज्यादा दूर नहीं है बल्कि काफी पास पास है। और ये जो कटक है समानांतर, इनके मध्य में है घाटी। इस घाटी वाले क्षेत्र में मुख्य एक तरह की अनुवर्ती नदी है वो प्रवाहित होती है, ढाल के अनुसार अनुवर्ती नदी जो है वो प्रवाहित होती है। और इन पर्वतों के दोनों तरफ से सरिताएं जो हैं वो आकर इसमें न्यून कोण पर आकर मिलती हैं। तो ये इस तरह का जो प्रतिरूप बनता है जिसमें कि संकीर्ण घाटी होती है मध्य में, तो अभिनतीय घाटी, और दोनों तरफ होती है समानांतर पार्श्ववर्ती पर्वत की श्रृंखला या आप कटक कह सकते हैं। और इसके मध्य में, इन दोनों समानांतर पर्वतों के मध्य में जो अनुवर्ती नदी है, अनुवर्ती प्रधान अनुवर्ती नदी प्रवाहित हो रही है, जैसे कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है। और इन दोनों ही पर्वतीय क्षेत्रों से जो ढलान है उसका अनुसरण करते हुए अनुप्रस्थ नदियां, जिसको कि परवर्ती नदी कहेंगे, वो परवर्ती नदी या सब्सिक्वेंट रिवर्स जो हैं वो कॉन्सिक्वेंट रिवर में जाकर मिल रही हैं। तो ये सहायक नदियां जो हैं ये कहलाती है अनुप्रस्थ अनुवर्ती नदी, या इसको हम परवर्ती नदी भी कह सकते हैं। तो ये सहायक नदियां हैं, ये न्यून कोण पर आकर मिल रही हैं मुख्य नदी में, और इसके परिणाम स्वरूप
जिस तरह का प्रतिरूप बन रहा है वो कहलाता है परनुमा या पक्षी के जो पंख होते हैं उससे मिलता जुलता प्रतिरूप। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ऊपरी सोन नदी और नर्मदा नदी, इन दोनों में ही इस तरह का जो प्रतिरूप है वो निर्मित होता है। ठीक है बच्चों, फिर इसके बाद हम देखते हैं हैरिंग अस्थि, हैरिंग बोन। हैरिंग बोन जो है हैरिंग मछली की जो अस्थियां होती हैं, हड्डियां होती हैं, उससे मिलता जुलता होता है, इसीलिए इसका जो नामकरण है वो हैरिंग अस्थि या हैरिंग बोन पैटर्न के नाम पे भी है। इसके अलावा मनुष्य की जो पसलियां होती हैं, रिब जो केज होती है, तो रिब से मिलता जुलता होता है, इसलिए इसको रिब पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि हैरिंग मछली प्रतिरूप के दूसरा नाम क्या है, तो रिब पैटर्न इसका दूसरा नाम है। ये जो पैटर्न है ये भी परनुमा प्रतिरूप की तरह ही है, बट इसमें क्या होता है, इसमें दोनों तरफ जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो उनके मध्य में थोड़ी विस्तृत घाटी होती है। तो मध्य में जो घाटी है ये तो आप मान लीजिए कि ये है पर्वतीय भाग, और मध्य में है वो अभिनतीय घाटी है। ये वाला जो भाग है ये एक घाटी है, और वो भी क्या है, अभिनतीय घाटी है। इस विस्तृत अभिनतीय घाटी में होकर नदियां हैं, या आप कह सकते हैं कि अनुवर्ती नदी है वो प्रवाहित होती है। और वो अनुवर्ती नदी जो है उसके दोनों तरफ, चूंकि पर्वत है दोनों तरफ, तो इन पर्वतों से होकर जो सहायक नदियां हैं वो समकोण पर आकर मिलती हैं। क्या है, ये समकोण पर आकर मुख्य अनुवर्ती नदी से मिलती हैं, उसकी सहायक नदियां, जबकि इसमें न्यून कोण पर मिलती हैं। इनमें जो मध्य की जो घाटी है वो संकीर्ण होती है, क्योंकि समानांतर जो पर्वत श्रेणियां हैं वो एक दूसरे के काफी पास है, तो मध्य में एक तरह से संकीर्ण अभिनतीय घाटी है, जबकि इसमें इसकी तुलना में विस्तृत अभिनतीय घाटी होती है। इस कारण यहाँ पर भी दोनों तरफ पर्वत है, इधर भी दोनों तरफ पर्वत है। यहाँ न्यून कोण पर आकर सहायक नदियां मिल रही हैं, तो इसमें लगभग समकोण पर आकर सहायक नदियां हैं वो मुख्य अनुवर्ती नदी में मिल रही हैं। तो इस तरह का जो प्रतिरूप है वो कहलाता है हैरिंग अस्थि प्रतिरूप। हैरिंग अस्थि प्रतिरूप जो है उसका एग्जाम्पल झेलम नदी जो है जम्मू कश्मीर में जो प्रवाहित होती है, तो झेलम नदी का ऊपरी भाग में हम ये प्रतिरूप देख सकते हैं। इसके अलावा हिमालय की जो पश्चिम से पूर्व जो फैली हुई घाटियां हैं, जैसे कि दून है या द्वार जिनको हम कहते हैं, तो इस तरह की जो घाटियां हैं उनमें भी इस तरह का हम प्रतिरूप है वो, जैसे कि कश्मीर घाटी है उसमें हम ये प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हम ले लेते हैं प्रच्छन्न या इंटरमिटेंट। इंटरमिटेंट या प्रच्छन्न जो है ये प्रतिरूप क्या होता है, ये प्रतिरूप देखिए बच्चों दो तरह के क्षेत्रों में बनता है। एक तो होता है अर्धशुष्क, जो शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश होते हैं, जहां पर कि मौसमी या वर्षा पर आधारित जो नदियां हैं वो प्रवाहित होती हैं कुछ अल्प समय के लिए, और इस तरह का, और वो उसी मिट्टी में विलीन हो जाती हैं। उनका कोई भी एक तरह से उद्गम जो होता है किसी झील से नहीं होता है या कोई वर्षा युक्त क्षेत्र से नहीं होता है, अल्पकाल के लिए प्रवाहित होती हैं। ठीक है, जैसे काकने नदी इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा और भी जो ऐसी अर्धशुष्क जो मरुस्थलीय भाग है उनमें प्रवाहित होने वाली जो भी नदियां हैं वो इसका हम एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। इसके अलावा हम इसको हम रूपनगढ़ जो नदी है या मेंढा नदी जो है जो कि सांभर झील में गिरती है, उसको भी इसके एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। और ये सभी नदियां जो है वो अल्पकाल के लिए बहती हैं, और उसके बाद जब वर्षा समाप्त हो जाती है तो इनका भी जो अस्तित्व है या इसमें जल की मात्रा है या तो समाप्त हो जाती है या फिर कम हो जाती है। इसके अलावा हम इसमें एक और क्षेत्र है जैसे कि भाबर और तराई वाला क्षेत्र। तो जो नदियां हिमालय से नीचे उतरती हैं, मैदान की तरफ जाती हैं, तो सबसे पहले तो जो भाबर क्षेत्र है उसमें बहुत सारे पेबल्स हैं और बड़े बड़े जो गोल गोल पत्थर होते हैं उनके नीचे है ओझल हो जाता है वो जल, और उसके बाद तराई क्षेत्र में वापस जो है वो लक्षित होने लगता है। तो इस तरह का जो प्रदेश होता है भाबर और तराई वाला, वहां पर भी इस तरह का जो प्रच्छन्न प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है हिमालय से निकलने वाली नदियों में।
इसके बाद हम ले लेते हैं अनिश्चित। अनिश्चित जो प्रतिरूप है इसको इनडिटर्मिनेट या डीअरेंज्ड पैटर्न भी कहा जाता है। अनिश्चित प्रतिरूप का हम बेस्ट एग्जांपल फिनलैंड को लेते हैं। जैसे कि जो भी ऐसे जहां पर कि ग्लेशियर्स रहे हैं और उसके बाद अब ग्लेशियर्स जो है उनका अवसान हो गया, तो अब झीलें वहां रह गई हैं उन क्षेत्रों में। तो इन झीलों में गिरने वाली इस तरह की जो नदियां होती हैं जो बीच बीच में इन झीलों में गिरती हैं और इसके अलावा इनमें से निकलती भी हैं, तो इतना जो मुख्य नदियां और सहायक नदियां आपस में इतनी गुथी हुई होती है, इतनी आपस में इनका जटिल प्रवाह तंत्र देखने को मिलता है। तो इसके कारण कि हम अपवाह तंत्र का कोई एक पैटर्न नहीं पहचान पाते कि किस तरह का अपवाह तंत्र है वहां देखने को मिल रहा है या प्रतिरूप किस तरह का देखने को मिल रहा है, और इवन वहां मुख्य जलधारा कौन सी है ये भी पता लगाना है वो मुश्किल होता है। तो बच्चों ऐसे जहां पर कि ग्लेशिएशन वाला जो क्षेत्र है, हिमानीकरण वाला क्षेत्र है, जहां पर कि हिमानी जो है अब समाप्त हो गई है और कुछ झीलें अवशेष के रूप में रह गई हैं, तो इस तरह से उनमें से निकलने वाली, उसमें से गिरने वाली ये सारी जो नदियां हैं ये एक तरह का ऐसा अनिश्चित प्रतिरूप है बनाती हैं। इसको अनिश्चित प्रतिरूप, जटिल प्रतिरूप, मिश्रित प्रतिरूप, इसको कई नामों से है वो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड पैटर्न के नाम से भी जाना जाता है। तो अनिश्चित जो है इसको तो इनडिटर्मिनेट पैटर्न के नाम से हम बोलेंगे, जटिल है इसको कॉम्प्लेक्स पैटर्न कहेंगे, और मिश्रित जो है वो कंपाउंड पैटर्न। तो ये सब इंग्लिश जो टर्म्स हैं ये हमको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बच्चों याद रखना चाहिए। अनिश्चित, जटिल और मिश्रित ये जो पैटर्न है वो एक ही के नाम है और इसमें फिनलैंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद हम एक भूमिगत प्रतिरूप को भी ले लेते हैं। भूमिगत जो प्रतिरूप है अंडरग्राउंड ड्रेनेज पैटर्न, ये ज्यादातर जहां पर कि चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं उन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो सतह की जितनी भी जो धाराएं हैं या नदियां हैं वो किसी सिंक पॉइंट पर जाकर अंडरग्राउंड हो जाती हैं। अंधी घाटी या इस तरह का हम भूमिगत जल की स्थलाकृतियों से संबंधित जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ये ज्यादा डिटेल में समझेंगे। तो जब वो ये अंदर विलयन क्षेत्र से या सिंक बिंदु से नीचे चली जाती हैं तो ऐसे में ये छोटी छोटी सरिताएं होती हैं जिनमें कि जल की मात्रा कम होती है और साथ ही मंद गति से प्रवाहित होती हैं, जल प्रवाह सीमित होता है, उनके द्वारा इस तरह का जो पैटर्न है वो बनता है जिसमें कि अंदर वो स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, कंदराएं आदि बहुत सारी और भी स्थलाकृति हैं उनका निर्माण करती है वो अंदर, और ये एक तरह से भूमि के नीचे हो पाई जाती है इस तरह की सरिताओं के द्वारा निर्मित प्रतिरूप, इसीलिए इसको भूमिगत प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से चूना युक्त जो चट्टानी क्षेत्र है उनमें ये प्रतिरूप है वो देखने को मिलता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है युगोस्लाविया का, जो पूर्व युगोस्लाविया है वो अब उसको हम पूर्व नाम कह सकते हैं। युगोस्लाविया के बाद तो उसके और देश हैं वो निर्मित हुए हैं। तो पूर्व युगोस्लाविया में कास्ट प्रदेश जो है वो इसका एग्जाम्पल है। इसके अलावा हम दक्षिणी फ्रांस में काजे डिस्ट्रिक्ट जो है, कासे डिस्ट्रिक्ट, वो इसका एग्जाम्पल है। इंग्लैंड का जो सरे प्रदेश है, सरे रीजन ऑफ इंग्लैंड, ये भी इस क्षेत्र में भी भूमिगत प्रतिरूप जो है ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। तो इस तरह से बच्चों हमने ड्रेनेज पैटर्न के बहुत सारे रूप हैं वो हमने 3 लेक्चर में कवर किए हैं, जिसमें कि मैं वापस से आपको बताती हूँ नाम केवल पादपाकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, जालीनुमा, समानांतर, अभिकेंद्रीय, अपकेंद्रीय, वलयाकार, कंटकीय, हैरिंगस्थी, परनुमा, प्रच्छन्न, अनिश्चित और भूमिगत, ये सारे जो प्रतिरूप हैं इन प्रतिरूपों में कोई ना कोई कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जरूर एग्जाम में आते हैं बच्चों। एग्जाम्पल के रूप में आ सकते हैं या किस तरह के क्षेत्र में ये बनते हैं इसके रूप में पूछा जा सकता है। तो बच्चों ये आपको, मैं समझती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा मेरा लेक्चर, और थैंक यू सो मच बच्चों।